नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो अभी हाल ही में भागवत जी ने बयान दिया कि हिंदुस्तान स्वतंत्र उस दिन हुआ, दैट इज 22 जनवरी 2024, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मिली। असली स्वतंत्रता अब मिली है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है, भागवत जी किस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, भारत उस समय स्वतंत्र पूर्ण तरीके से क्यों नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, और रामलला और ये प्राण प्रतिष्ठा का उसका ताल्लुक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाल ही में भागवत जी ने और भी कई बयान दिए हैं। कभी कभी तो वो कहते हैं कि ये जो विश्व गुरु की बातें होती हैं, विश्व गुरु को कोई घमंडी नहीं होना चाहिए, और ये रोज़ रोज़ एक विवादित जो मुद्दे उठ रहे हैं कि किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को गिराना और एक विवाद पैदा करना, ये भी सही नहीं है। कभी ऐसे भी बयान देते हैं। कभी वो कहते हैं कि जनसंख्या हिंदुस्तान की बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कभी वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन का इशू है, वो रिजर्वेशन पे हमें दोबारा ख्याल करना चाहिए, और कभी कहते हैं कि नहीं, हम प्रतिबद्ध हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये जो विवादित बयान देते हैं भागवत जी, के पीछे सोच क्या है, एक तो बात ये। और दूसरी, 1925 जब आरएसएस का गठन हुआ, उसके बाद आरएसएस का क्या रवैया रहा है। 1930 जब सत्याग्रह हुआ, तब उनका क्या रवैया था। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, तब क्या रवैया था। गांधी जी की जब हत्या हुई, तो उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद आरएसएस का क्या रोल रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। और आज आरएसएस जो पहले कहते आई है कि हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज हमें ऐसा लगता है, मेरी अपनी सोच है, कि आरएसएस आज राजनीति में उतनी ही जुड़ी हुई है जितने मोदी जी जुड़े हुए हैं। ये मेरी अपनी सोच है। तो इन बातों में हम आज चर्चा करें थे तीन ऐसे लोगों के साथ, जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको आरएसएस की सोच के पीछे, भागवत जी के बयानों के पीछे क्या गहरी सोच है, शायद ही कम लोगों को पता होगा। पहले तो हमारे पूर्वानंद जी हैं जो यहाँ आए हैं। पूर्वानंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप प्रोफेसर रहे हिंदी के, हैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बिहार में आपकी पैदाइशी हुई और आप वहाँ पले, और उसके बाद आपने मास्टर्स पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद आप पटना में पहले पढ़ाते रहे मगध यूनिवर्सिटी में। 1999 में आप महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आए, और वहाँ आपने एक विजन प्लान डेवलप किया। 2014 में आप हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन किया, और जब हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन का 2005 में बना, तो उसमें आपका बड़ा योगदान रहा, और आप एक उस कोर ग्रुप के भी मेंबर थे फॉर हायर एजुकेशन, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो अपने प्रोफेसर यशपाल थे। आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, सुंदर का सपना और साहित्य का एकांत, और एक आपने 2 किताबें एडिट भी की हैं, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन एट द क्रॉस रोड्स। अब आप लिखते भी रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, फ्रंटलाइन में, वायर पे। तो इन बातों में आपकी हम राय लेंगे। सीमा जी, खैर सीमा जी तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, पत्रकार रही हैं ये, और मतलब लगभग हो गए 40 साल हो गए आपको पत्रकार करते हुए, इतने लगभग इतने। 32 साल, जी जी जी, हाँ 40 होने ही वाले हैं। हाँ, 32 साल हो गए आपको पत्रकार बने हुए। हिंदुस्तान टाइम्स में शुरुआत किया आपने, उसके बाद आप बीबीसी के एडिटर भी बने, उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस में आए, 20 साल आपने वहाँ काम किया, रेजिडेंट एडिटर बने, और जब आप वहाँ से छोड़ा आपने, तो आप डिप्टी एडिटर थे। आपने सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली, एक किताब भी लिखी है। और हमें तो बहुत ज़्यादा दुख है कि सीताराम जी हमारे से चले गए, और जिस तरह से
आप दोनों इकट्ठा होकर वो सेक्युलर विजन हिंदुस्तान की बरकरार रखते थे और रखते हैं। आप अब आज भी रखते हैं। उसी से हम भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सीमा जी। और धीरेन्द्र झा साहब, जितनी किताबें आपने लिखी हैं शायद ही किसी ने लिखी हो, और जितने आप जानकार हैं आरएसएस के बारे में शायद ही कोई जानकार हो। और मैं समझता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका रवैया, उन्होंने इतिहास में क्या क्या कहा, उनकी जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फुट सोल्जर्स हैं हिंदुत्व के, वो कैसे काम करते हैं, और ये साधु और अखाड़ा और मेकिंग ऑफ द हिंदू वोट, ये कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है। और आपने ऐसी ऐसी कई किताबें लिखी हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5-10 तो ऐसे लिखी हैं जो मेरा ख्याल कि कोई उनको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि एक्चुअली आरएसएस है क्या, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपूर्वानंद जी, आप बताइए कि जो बात मैंने रखी, भागवत जी के जो बयान आ रहे हैं, आप उनका दृष्टिकोण क्या है आपके आपके हिसाब से? दरअसल मोहन भागवत ने अभी जो कहा वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वास्तविक समझ है भारत के बारे में। 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ ऐसा सोच रहा था कि एक अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के माहौल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसमें वह सत्ता पर कब्जा कर ले और भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करे। क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ थी और उसके सरसंघचालक गोलवलकर की समझ थी। और इसके बारे में धीरेन्द्र और विस्तार से बतलाएंगे कि गोलवलकर ने एक तरह से जो ब्लूप्रिंट दिया था भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का, वह अब अभी हम खुलता हुआ देख रहे हैं। तो गोलवलकर का सपना अभी चरितार्थ हो रहा है। तो इसलिए वह असली समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 1947 में जो हुआ वह संघ के हिसाब से भारत एक गलत रास्ते पर चला गया था, और वह गांधी की हत्या के चलते हो गया, क्योंकि जो इरादा एक तरह का कि तख्ता पलट का था वह कामयाब नहीं हो सका कई वजहों से। तो वह अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है, और ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त की तारीख को खिसकाया जाए, और उसकी कोशिश कई बार की गई। जैसे आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बारे में यह कहा गया कि 5 अगस्त एक तारीख है ना। और जब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का फैसला हुआ, उस तारीख को भी पेश किया गया था उस वक्त कि यह असली तारीख है। फिर 22 जनवरी को पिछले साल ही, और वो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि यह है दरअसल एक भारत के स्वधर्म के स्थापित होने की चीज़। तो भारत की जो अपनी सांस्कृतिक आत्मा है, वह सांस्कृतिक आत्मा अब हासिल कर ली गई है, उसका सेल्फ उसको वापस मिल गया है। ये पिछले साल ही कहा था नरेंद्र मोदी। तो भागवत कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, भागवत एक पुरानी बात है जिसको वो दोहरा रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार कहता रहा है इस बात को। अगर आपको ध्यान हो, इसको कई चीज़ों से मिलाकर देखना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा को कभी स्वीकार नहीं किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था, तिरंगा को उसने अशुभ बतलाया था 3 रंगों का। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि तिरंगा के भीतर जो अशोक चक्र है वह दरअसल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, इसलिए यह प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है पूरे भारतवर्ष का, यह लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। तो इस पूरे सिलसिले को देखने की ज़रूरत है। भागवत कोई एकदम अचानक बात नहीं कह रहे हैं। जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ध्यान से देख रहा है वो समझता है कि उसकी यही मंशा थी, और अब उसे लग रहा है कि चूंकि राज्य का सारा तंत्र उसके हाथ में है, तो जो गोलवलकर ने तो आप प्रिंट सामने रखा था। स्वतंत्र कैसे हो गया भारत 22 जनवरी 1900? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, स्वतंत्र होने का मतलब कैसे यह हो है, गया? उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद गुलामी का चिन्ह था। ठीक है। और जब तक गुलामी की ये चिन्ह हमारी छाती पर रहेंगे तब तक हम सांस्कृतिक रूप से भी पराधीन हैं। राजनीतिक रूप से भले ही अंग्रेज चले गए, राजनीतिक रूप से भले ही भारतीयों के हाथ में सत्ता आ गई जो भारतीय हैं, लेकिन असल सत्ता तो हिंदुओं के हाथ में आनी थी। और हिंदू भी वो जो संघ जिनको हिंदू कहता है, तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं, हिंदू राष्ट्र जैसे संघ उसे परिभाषित करता है। वो तो 2014 में आ गई ना, तो और फिर इनको स्वतंत्रता 2014 में मिलनी हाँ, चाहिए। लेकिन हम उसको तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए
नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली, उसके बाद संसद में जो पहला वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 साल की गुलामी से हम आज़ाद हो रहे हैं। इस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। ये पहला बयान था नरेंद्र मोदी का संसद में। ये आज़ाद कैसे हुए? क्योंकि वो आ गए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आया, तो मतलब कि वो इसलिए सत्ता में आ आज़ाद गए हो तो वो गए। आज़ाद हो गए। उनका यही कहना है कि उन्होंने 1000 साल की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गुलाम ही थे। तो अब हम तो वो अंग्रेजों आज़ाद के भी हुए। गुलाम थे। अब अगर आप हिंदुत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो, और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों को एक तरह से सहयोगी माना जाता था कि वे मुसलमानों के कब्जे से हिंदुओं को आज़ाद कराने में साथ आए। और ये खुद अंग्रेज भी कहते थे कि हम दरअसल मुसलमानों ने जो आप पर जुल्म किया है उससे आपको आज़ाद कराना चाहते हैं। आप सोमनाथ का पूरा वाकया याद कीजिए, जिसमें उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वो दरवाज़ा हम लाए हैं सोमनाथ का, तो जो अपमान का प्रतीक था सोमनाथ, उससे हिंदुओं को अब हम मुक्त कराना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वो सोमनाथ का दरवाज़ा ही नहीं था, वो तो कहीं और का दरवाज़ा था। तो ये एक पूरी औपनिवेशिक समझ है जिसमें हिंदुओं को अंग्रेज यकीन दिला रहे थे कि वो हम आपको इस्लामी राज से आज़ाद कर रहे हैं, और इसको हिंदुत्ववादी स्वीकार कर रहे थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो अंग्रेजों से उतनी परेशानी नहीं थी जितनी मुसलमानों से थी। और अब लग रहा है कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष जितना अत्याचार अंग्रेजों ने किया, कई मुगल राजों ने भी नहीं किया होगा। मसला वो है ही नहीं। जलियांवाला बाग किसी मुगल राज ने तो, बादशाह तो ने किया था। मसला वो है नहीं। वो जो एक प्रतीकात्मक बात हिंदुओं में समझाना चाहते हैं कि भारत के पहले नागरिक कौन थे? हिंदू थे। सबसे पहले लोग कौन थे? हिंदू थे। बिल्कुल सही। मुसलमान आए और उन्होंने वो हिंदू पहचान मिटाना शुरू कर दिया। तो लाल किला क्या था? वो दरअसल पहले एक हिंदू इमारत थी। ताजमहल क्या था? वो पहले हिंदू इमारत थी। कुतुब मीनार क्या था? हिंदू इमारत थी। मुसलमानों ने उन सबको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो अब हमें ओरिजिनल सेल्फ को वापस हासिल करना मान है, लीजिए वो बात। है। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि भागवत जी ये भी कहते हैं कि देखिए, जैसे जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, तो तो ऐसे कोई भी यहाँ पैदा हुआ हो वो हिंदू है। तो अब जर्मन जो है वो तो एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो पैदाइश का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। तो ये कैसे तुलना करते हैं भागवत जी हमेशा इन चीज़ों के बारे में? और जब 1930 में जब सत्याग्रह हुआ, और आपको तो मालूम है इस बात का, तो उस समय इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। और 1947 में जब 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सत्याग्रह, तो इन्होंने कहा, हेडवर्गर साहब ने कहा कि साहब ऐसा है कि इनके लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने, हम भी सत्याग्रह करना चाहते हैं, हम भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा बेवकूफ़ लोगों, जेल जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? 2 साल जेल रहोगे तो परिवार बेचारा क्या करेगा? तो ये बातें छोड़ दो। तो इनके इनके मन में क्या मतलब कि बैठा हुआ है, और इससे उनको क्या हासिल होगा अगर ये ऐसी बातें चलती रहेंगी? और हिंदुस्तान की गरीबी तो ख़त्म कर नहीं पाए, भुखमरी तो ख़त्म कर नहीं पाए, जो असली मुद्दे हैं। बात अपनी प्रतिष्ठा की करते हैं हमेशा। देखिए, भागवत जी ने 2006 के दिसंबर में उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी तब मिलेगा जब अखंड भारत बनेगा। अब वो बोल रहे हैं कि असली आज़ादी 22 जनवरी है। जो सवाल है, जितने भी आपने सवाल किया, उन सवालों का बस एक ही जवाब है कि क्यों, आफ्टर ऑल भागवत जी को परेशानी क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीकों से कौन सा बेचैनी है? किस डर से वो भाग रहे हैं? वहां उससे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? पूरा दुनिया जानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, हर एक आदमी जानता है, लेकिन वो भागे जा रहे हैं। कारण सीधा है, संघ की जो स्थापना हुई, उसका जो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदुओं को कन्विंस करना कि वो, उसका जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। वैसे समय में, जिस समय में नेशनल मूवमेंट के कोर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाने की कोशिश की जा रही थी, और जिससे
अंग्रेज घबराए हुए थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए उनको जरूरी था इस तरह का आर्ग्यूमेंट जो हिंदुत्व जो सावरकर लाता है। और एक बात जान लीजिए कि आरएसएस एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था। हाँ। तो अब ये जहां पे इनका मनसा है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होने का, वहां पे ये ऑब्वियसली इस मनसा के कारण अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एंटी नेशनल पोजीशन पे खड़ा कर लेते हैं आरएसएस। और न सिर्फ वो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1930 हो या फिर 1942 हो से अपने आप को अलग रखते हैं, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप उसमें मत पार्टिसिपेट कीजिए। हेडगेवार 1935 में जब वो 10वां सालगिरह मना रहा था आरएसएस का, और इसको रिपोर्ट किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, 7 अक्टूबर 1935 के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिशन है उसमें रिपोर्टेड है। हेडगेवार ने ब्रिटिश राज को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कहा। जब आप इस मानसिकता के साथ ऑपरेट करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाद में, मतलब आपको उस, इसलिए होता क्या है ना कि आप जब भी स्वतंत्रता की बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी प्रतीकों की बात करेंगे तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कहीं दूर भाग के जाते हैं, वहां अपना खूंटा गाड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो फिर उन बातों की भी चर्चा की जाएगी, गद्दारी किसने किया, और गद्दारों के लिस्ट में सबसे आगे खड़े थे आरएसएस के लोग। इसलिए ये अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से डिसोसिएट करते हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि ऐसे जगह पे जाके खड़ा करते हैं अपने आप को जहां पे स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र भी नहीं किया जाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये इनका, तो ऑब्वियसली मतलब भागवत जी के श्रीमुख से जो वाणी निकल रहा है उसको जरूर देखें, लेकिन उसके पीछे का जो इनका बेचैनी है, जो डर है एक्सपोज हो जाने का, उसको भी देखना चाहिए। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ भी मस्जिद हैं ये गिरा के वहाँ मंदिर बना दे, मान लीजिए, तो कैसे स्वतंत्र होगा भारत? जी हाँ, मतलब कि आपके जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, आप भी जानती हैं बेसिक मुद्दे हैं देश हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जहाँ तक कि इस बयान का सवाल है और क्यों उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा इसका मतलब समा बांधा और बताया इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक चीज और निहित है जो कि इस पूरे बैकग्राउंड से आती है कि आपने एक अपना इंटरनल एनिमी आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अखंड भारत में भी वो इंटरनल एनिमी नहीं है, क्योंकि आपने अयोध्या में एक तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा में उसका एक बड़ा एक ऐसा संदर्भ है जो कि लोगों को मन याद है, वो सब चीजें लोगों को ख्याल है इस बात का, तो आपने पूरा स्वतंत्रता संग्राम का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। वेयर आर द ब्रिटिश? आप तो अब बात करें मुसलमानों की या हिंदुओं की और गैर हिंदुओं की, और इसमें तो मेरा ध्यान जाता है कि जो सरदार पटेल ने जो खत लिखे थे आरएसएस को और कहा था कि हम तो चाहते हैं कि आप भाई हिंदुओं की भलाई के लिए काम करें, लेकिन आप तो सिर्फ एक एंटी, आप तो सिर्फ एक एनिमी विद इन खड़ा करके आप सिर्फ मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं, इसमें हिंदुओं का कहाँ भला है? तो मुझे लगता है इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ कहना कि 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि एक जो पूरा सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव एक जो कैरेक्टर है भारत के संविधान का, जिसने आज़ादी दी, हर तरह से मुक्ति दी, मतलब बंधुआ मजदूर को मुक्ति, अनटचेबिलिटी से मुक्ति, एक तरह से एक संकीर्ण सोच से मुक्ति। और यूँ समझिए आप कि 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, जब सबसे घिनौनी जिस तरह की वो यूरोपियन नेशनलिज्म जो बिल्कुल ही रॉटन नेशनलिज्म इफ यू लाइक, उनको डिफीट कर देते हैं, उसके बाद भारत एक इतने दूर की बात करता है भारतीय राष्ट्रवाद की, जिसकी परिभाषा किसी जबान, किसी जेंडर, किसी क्रीड से, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको खत्म करने का प्रयास है, उसको इरेज करने का प्रयास है। और इसको तो आप ठीक उससे जोड़िए जो मोदी जी आए थे पहली बार 2014 में, उनका ये कहना कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप पूरे एक प्रयास को जिसने भारत को आधुनिक बनना सिखाया, सबको साथ रह के रहना सिखाया, उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए ये स्टेटमेंट
पे हमें गौर करना चाहिए और इसको बहुत ध्यान से देख के इसकी जितनी भी हम लोग क्रिटिसिज्म कर सकें वो करना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें निहित है पूरी जो अनपीलिंग ऑफ इंडिया, मॉडर्निटी की पूरी, मॉडर्निज्म की पूरी अनपीलिंग इसमें लिखी हुई है। और एक तरह से आप इंटरनल एनिमी क्रिएट कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकली इनवैलिड एक बात कह रहे हैं और आप एक बिल्कुल नई दिशा देना चाह रहे हैं भारत को, इस पूरे लैंडमार्क को। नहीं, पर अभी तो भागवत जी ये भी कहते हैं, और मैंने उनका बयान भी सुना है, कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हम उसके मुताबिक चलना चाहिए। नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इस तरह की फोक्ड टंग बातें तो बहुत तो ही इसके इसीलिए बड़े इसीलिए इंस्टेंसेस हैं कि इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान के प्रति क्या करना चाहते हैं। देखिए, इस वो देश तो में काफी clear है। 140 करोड़ लोग हैं, सारे तो हिंदू नहीं हैं, और सारे हिंदू इनके साथ भी नहीं हैं, ये भी बात सही है। जी। हाँ, तो अब मैं भी हिंदू हूँ, आप लोग भी हिंदू हो, और हम सब बात कर रहे हैं। तो जो देश के सामने जो कठिनाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके बारे में तो बात करते नहीं। तो इसका मतलब कि भागवत जी और बाकी विजय संघ के लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है हिंदुओं का, किसी तरीके से ये हमेशा सत्ता में रहें। इसीलिए अमित शाह जी कहते हैं कि हम अगले 50 साल सत्ता में रहेंगे। तो इनका कुछ लेना देना नहीं है आम जनता की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल इसीलिए कर रहे हैं, ये मेरा अपनी राय है, इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से जब जब भी चुनाव आए तो हम ये बातें करें ताकि वो हिंदू वोट बैंक वोट हमें मिल जाए। और जब हम चाहें कि हम कहें हम तो कम संविधान से प्रतिबद्ध हैं, तो हम संविधान की बात करेंगे, और जब हमें इलेक्शन आएगा तो हम ये बातें करेंगे। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये एक तरह की वोट बैंक को तैयार करने का प्रयास है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। इनका जो सैद्धांतिक, एक इनका मूल जो ऑब्जेक्टिव है, हमको उसको कभी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ वोट जीतने के लिए कर रहे हैं। उनके बड़े क्लियर मोटिवेशंस हैं और 100 साल से वो बहुत क्लियरली इस बात को कहने आए हैं। नहीं तो 1925 में आप शॉर्ट्स में और शर्ट में सुबह डंडा और वो लेके आप मार्शल एक्सरसाइज क्यों करें? चलिए, पैंट है, मेरा मतलब उस तरह की आप मार्शल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? आप उस तरह, उसका मकसद क्या है? डंडा किसके खिलाफ चलाया जा रहा है उस टाइम पे, जब आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है उस समय? और बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल कॉलोनियल औपनिवेशिक जो एक पूरी समझ है हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, उस तरह का आप विभाजन करके आपकी इतिहास के बारे में वही समझ और वही प्रोपेगेंडा है। तो इसका क्या मतलब है? पूर्णा जी बताइए। मैं थोड़ा इनसे इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने कहा कि इनकी सोच कहीं इससे ज़्यादा है, मतलब कि ये केवल राजनीति की बात नहीं है। लेकिन आज मान लीजिए कि इसके पीछे कोई ऐसी सोच है, उस सोच से करेंगे क्या? ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सोच को बरकरार कैसे करेंगे, अगर ऐसी सोच इनके है तो? नहीं, अगर हम फिर एक तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसका कोई एक अंतिम लक्ष्य होगा। अंतिम लक्ष्य ये होगा कि भारत के सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, क्या इससे भुखमरी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी? लेकिन ये मकसद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे इसको अगर बहुत आसान करके समझने की कोशिश करें तो एक गुंडा क्यों कब्जा करना चाहता है किसी चीज़ पर? वो जिस पर कब्जा करना चाहता है उसकी खुशहाली के लिए नहीं करना चाहता है, बल्कि उसको कब्जा करके जो खुशी मिलती है उस खुशी के लिए करना चाहता है, और उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं हिंसा का उद्देश्य क्या है? हिंसा का उद्देश्य कुछ नहीं है, हिंसा का उद्देश्य और हिंसा है। तो उससे क्या मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। उससे उनको एक खुशी मिलेगी। हिंसा अपने आप में एंड तो नहीं हो सकता। आप हिटलर से ये पूछते कि उसको क्या खुशी मिल रही है यहूदियों को मारकर? क्या यहूदियों का जनसंहार करके जर्मनी की खुशहाली हो रही है? वो नहीं हो रहा है। उसी तरह वह एक फैसिस्ट खुशी है, एक सैडिज्म है जो इस आइडियोलॉजी में इनहेरेंट है, जिसको हमेशा नए वायलेंस से और खुशी मिलती है। तो उसका मकसद सिर्फ वायलेंस है, सत्ता का मकसद और सत्ता है, कब्जे का मकसद और कब्जा है। हम इसको रैशनली समझना चाहते हैं कि इसका तो कोई मकसद होगा, शायद हिंदुस्तान इससे विकसित हो जाए। वो मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये संतोष दिलाना चाहते हैं हिंदुओं को वो ये है कि आपको अब एक मिला है जिसको आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप उसको अपने अंगूठे के नीचे रख सकते हैं, उसे जब चाहें आप थप्पड़ लगा सकते हैं, जब चाहें उसके घर घुस सकते हैं, आप उसको लिंच कर सकते हैं, ट्रेन में उसको मार सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी? ये खुशी हर किसी को मिल रही है, ये खुशी दी जा रही है, बांटी जा रही है, ये नशा बांटा जा रहा है। और वोट बैंक की हम बात कर रहे थे, सीमा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि रोज़ सुबह जो शाखा होती है
सरस्वती शिशु मंदिर जो हज़ारों की संख्या में है, विद्या भारती के जो स्कूल हज़ारों की संख्या में, और उनसे लाखों बच्चे हर साल निकलते हैं, तो यह कोई इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, और यह हो रहा है एक ऐसी आबादी पैदा करने के लिए जो नफरत से भरी हुई आबादी है, जो मुसलमानों को डर की निगाह से देखती है, ईसाइयों को डर की निगाह से देखती है, जो उनको समझ नहीं पाती है। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो दिन रात चलती है, एक फैक्ट्री है जो निकल रही है। हिटलर से तुलना करना 21वीं सदी में जो हिटलर ने किया होगा वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन दिस वर्ल्ड इज़ वन वर्ल्ड, और इसके बड़े पहलू हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय नतीजे भी हैं, प्रभाव भी है, और ऐसा तो नहीं कि बाहर के देश इसको हमें देख नहीं रहे। आज कल के सैंक्शंस की भी बात हो रही है यूरोपियन पार्लियामेंट में, पीछे आपको मालूम है बहस भी हुई, एक रेजोल्यूशन दिया गया कि अगर हिंदुस्तान ऐसे ही करेगा तो हम सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है, और वायलेंस अपने आप में कोई मकसद हो नहीं सकता, और 140 करोड़ लोगों के देश में कोई ऐसा कहे कि हम वायलेंस से सबको काबू करेंगे, सबको, ऐसा हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल हमारे भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ ठीक है, हम कुछ उनके फैसलों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने रोक लगा दी ना, तो क्या मकसद केवल वायलेंस है? क्या मकसद केवल कैप्चरिंग है? मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इसको पहले धीरेन्द्र कहें। देखिए, हम हिटलर की बात जब कर रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फासिज्म के अलग अलग स्वरूप होते हैं, लेकिन वो फासिज्म ही रहता है। और ये फासिज्म है, फासिज्म की जो पहचान है वो ये कि आप एक दुश्मन पैदा करते हैं और उस दुश्मन के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होने की बात करते हैं। फैसियो आखिरकार वही है, इकट्ठा होना। तो आप इकट्ठा होने के बाद आप हिंदुओं को कहते हैं संगठन में शक्ति है, लेकिन संगठन क्यों? क्योंकि इस दुश्मन के खिलाफ। ये दुश्मन कौन है? ये मुसलमान है और ईसाई है, इसलिए फैसिज्म है। अब हिंदुस्तानी फैसिज्म का जिन लोगों ने भी अध्ययन किया है उन्होंने बतलाया है कि हिंदुस्तानी फैसिज्म ने हिटलर से सीखा है, और वो ये है कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल एनहिलेशन की बात आप भूल जाइए, आप टोटल डोमिनेशन की तरफ जाइए। तो आप एक पूरी आबादी को दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील कर दीजिए। ये मॉडल हिंदुस्तानी फैसिज्म का मॉडल है। 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोग, मुश्किल है। आप उन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसका पहला चरण आप पार कर चुके हैं, जिसमें मुसलमान खुद, आप मुसलमानों से बात करें, मुसलमान अपने आप को दोयम दर्जे का शहरी मानते हैं। वो मानकर चलते हैं। मेरा एक दोस्त जो कि पत्रकार है, दिल्ली आया है, 3 महीने हो गए, उसको मकान खोजने में कम से कम उसने 300 मकान देखे होंगे। वो तो आजकल वकीलों को भी वो मकान नहीं को देते वकील, लेकिन उन दोनों की तुलना नहीं है। नहीं, उसे मकान अभी जाकर मिला है जो उसकी पसंद का मकान नहीं है। नहीं, सही बात। तो इसलिए मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक एक प्रकार से हो चुके हैं, ये बात हम लोगों को मालूम है। मुसलमान मर्द अगर अपनी औरत को छोड़े तो 3 साल की सजा हो सकती है, हिंदू मर्द को नहीं होगी। नहीं, वो तो अब चैलेंज दोयम कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन अभी तो कानून यही है कि एक मुसलमान मर्द अगर एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर ले, शादी के लिए जाए, जेल हो सकती है। नहीं, अभी हिंदू को नहीं, किसी की हुई नहीं ना, अभी किसी की हुई नहीं। क्यों? आप मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ने, और वो कानूनी शादी थी, एक मुसलमान मर्द और एक हिंदू लड़की, कलेक्टर ने प्रोएक्टिवली जाकर उसका घर डिमोलिश कर दिया और उसने उसको ट्विटर पे डाला मंडोरा में। तो व्यावहारिक रूप से अगर आप देखें तो मुसलमान पिछले 10 वर्ष में हिंदुस्तान में दोयम दर्जे के शहरियों में तब्दील किए जा चुके हैं, और यही आरएसएस की मंशा थी, धीरेन्द्र जी। टोटल एनहिलेशन नहीं। अब आप बताइए कि ये अपने आप में एक मंशा हो सकती है कि हम डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट करके सब पे कब्जा कर लेंगे, जो हम चाहेंगे वो 16-17% लोग इस देश के, उनको मानना पड़ेगा, कोर्ट्स चुप रहेंगी, ये ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये ऑब्वियस है, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि आरएसएस शुरू से, खास करके गोलवलकर जब से सरसंघ चालक बना उसके बाद से, पूरे आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ
उसके पहले आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी उस तरह का नहीं था, क्या करना है इसको लेके। लेकिन यहाँ से आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी साफ था इनके पास, क्योंकि 1939 में उसने जो किताब लिखा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी आर आवर नेशन डिफाइन में। इनके फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं, आई एग्री। और इनका डे वन से जो कोशिश था वो एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने का था जिसमें कि मुस्लिम्स सेकेंड क्लास सिटीजन रहे, सिटीजनशिप राइट्स जो होते हैं उनके पास नहीं हो। और ये बात वी में तो दिखा ही है, वी आर आवर नेशन डिफाइन में, ये हम पिछले 10 साल में इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। मतलब क्या ये संभव है? संभव हो चुका है। आप जुडिशरी की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरह की बातें आती हैं, लेकिन आप उसके नीचे जाइए, आप पाएंगे कि नीचे का जुडिशरी का हालत बहुत खराब है। मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस आज के डेट में हिंदुत्व के विंग के रूप में काम कर रहे हैं, और जुडिशरी का नीचे का तबका का सिग्निफिकेंट सेक्शन भी उसमें है, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, किसी को भी ले लीजिए ना। जब सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है मास डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, सारे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जब इंस्टीट्यूशंस हिंदुत्व के विंग्स के रूप में काम करने लगे, तो फिर तो संभव दिख रहा है। चलिए, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ और आपसे सब लोगों की राय लेना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर 2014 से लेकर आज तक ये सत्ता में रहे और हिंदुत्व का इतना ही प्रभाव था, तो इनको 230 सीट कैसे आई पिछले इलेक्शन में? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर यही बात थी, क्योंकि इसका मतलब साफ जाहिर है कि देश की जनता इन बातों को समझ गई है कि ये केवल सत्ता के लिए कर रहे हैं, इनको कोई ऐसा मोहब्बत नहीं है, हाँ, कि हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं, बेहतरी लाएं, केवल सत्ता के लिए ये कर रहे हैं। ये बात समझ गई है। और देखिए, आपकी बात सही है कि इनकी जो बुनियाद है और सोच की बुनियाद है, वो जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बुनियाद जो सोच है ये 21वीं सदी में इस किस्म की डाइवर्स भारत में लागू नहीं कोई कर सकता। लेकिन मैं बताऊं आपको, इसके बारे में मैं आपकी राय चाहता हूं। हिंदुत्व एक फैक्टर है। ये जो 230 आया या बाद में जितने भी इलेक्शन रिजल्ट जो आ रहे हैं पिछले कुछ समय में, हिंदुत्व एक फैक्टर है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल हो रहा है वो आप सही इलेक्शन को जीतने के लिए, उन फैक्टर्स को जब आप मिला देंगे तो फिर आपको दिखेगा कि जो रिजल्ट है वो सिंपली हिंदुत्व से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है, हम तो मीडिया में हैं, हम जानते हैं कि मीडिया को किस तरह से टेक ओवर किया गया है, बिल्कुल पूरी तरह से। तो ठीक है, वैसे हालत में मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि हिंदुत्व का इन्फ्लुएंस सारा कुछ कर रहा है। यही जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, करेक्ट, उसके थ्रू आप इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर। इसका मतलब है अगर हिंदुत्व अकेला इंस्टीट्यूशन आप कैप्चर ना करो और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे जाओ, आपको 300 सीट 230 से 30 से भी कम आएंगी। बिल्कुल, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये इतना प्रभावित आज तक नहीं हुआ, यही मेरा मानना है, लेकिन आपकी राय फिर भी चाहता हूँ। सीमा बोलेंगी, लेकिन मेरी ये समझ है कि आपको 80% हिंदुओं को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। 30% हिंदू काफ़ी हैं इस राय को, क्योंकि बाकी 70% नहीं बोलेंगे, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर यहाँ एक गुंडा आ जाए तो 5 लोग शायद किनारे हो जाएंगे। बाहुबली कहते हैं, बाहुबली, या आप बाहुबली सुनने में अच्छा लगता है, संस्कृत शब्द है। बाहुबली गुंडा वह है जो जिसको हम सारे लोग जानते हैं। तो उन लोगों जैसे बात नहीं करना चाहते। 5 उस बाहुबली से सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो खामोश हो जाएंगे। उसको सिर्फ एक सहयोगी चाहिए और उसके बाद वो अपना काम कर सकता है। इसलिए अगर हम यह कह रहे हैं कि हिंदुओं की अधिकांश आबादी उनसे सहमत नहीं है, अधिकतर आबादी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की अधिकतर आबादी से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो उनका विरोध करेंगे सक्रिय, संभव नहीं है। और दूसरे, जैसा धीरेन्द्र ने कहा कि अगर पुलिस उनके साथ हो जाए, जो संभल में दिखलाई पड़ा, जो उत्तर प्रदेश में दिखलाई पड़ा। मैंने कल के कुंभ की तस्वीर देखी कि एक मुसलमान ये भूंजा वाला जो भूंजा लेके गया हुआ है, उसको खींचकर बाहर निकाले और पुलिस निकाल रही है। नहीं, वो सही है। तो पुलिस ये काम कर रही है।
जी, इसलिए जो उनको लागू करना है वो लागू करने, और अगर हमारा सेनाध्यक्ष आज राजनाथ सिंह के साथ हिंदू वेशभूषा में जाकर पूजा कर रहे हैं, तब हमें बहुत गहरा शक है कि फौज हमारी किस दिशा में जा रही है। तो भारत के सारे संस्थान अगर ये तय कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व से सहमत होंगे, तो फिर आपको 70% हिंदुओं की जरूरत नहीं है। नहीं बस यही तो हो गया ना। तो फिर तो मेरी बात आप मान रहे हो। सीमा जी से मैं पूछूंगा। मैं इसमें आई एम ऑन योर टीम, हाँ। मतलब मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि हम एक बहुत डेंजरस वक्त से गुजर रहे हाँ, हैं। इट्स अ ग्रेट चर्न, और जो हम सब वो बातें कह रहे हैं वो शायद ये कह रहे हैं कि इनकी मंशा ये है, इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, लेकिन ये किस हद तक सफल होंगे मुझे बहुत डाउट है इस पे। बिल्कुल। और वो कॉन्टेस्ट तो ऑन है, वो भले कितना अनइवन कॉन्टेस्ट हो, वो जैसा भी हो, वो कॉन्टेस्ट तो है और वो रहेगा, क्योंकि जो जड़ें हैं, जो ओरिजिन्स हैं आधुनिक भारत के 1950 के संविधान के, वो तो दिखते हैं ना हमें। वे मतलब ऐसा एक तबका है, और जो आप कह रहे हैं 230 सीट जो यूपी में इनका हाल हुआ, जिसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, मिशन 80 उनका डिफीट हुआ। वो दक्षिण भारत की आप बात कर रहे हैं, अयोध्या में हार हो राजस्थान, गई, अयोध्या में हार हो गए। गई, और कितना कुछ करना पड़ रहा है, पुलिस दौड़ानी पड़ रही है वोटरों के पीछे कि वोट ना दे पाए लोग, बिल्कुल। ताकि हम जीत सकें। तो तमाम इन प्रयासों के बावजूद मतलब भारत जिंदा है और वो पूरा प्रयास करेगा इसको करने का। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, आपने वायलेंस की बात की कि कुछ हद तक वो सेंसलेस वायलेंस वगैरह, लेकिन देखिए वायलेंस एक बहुत निहित है इसमें, और वो स्टेटेड, मतलब वो पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल थिंग है। सावरकर ने तो पूरा लिखा है इस पे, धीरेन्द्र विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन भाई वायलेंस एंड बीइंग इन अ स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि आपको वो एंजाइटी, एक एंगर चाहिए कि मुझे एंगर है उसके खिलाफ, तभी ये सस्टेन होगा। और ये तो पूरी बात कही है कि हमको मिलिटराइज करना है हिंदुइज्म को, एंड वी हैव टू हिंदुआइज द मिलिट्री। तो ये तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स और वो भी इनके नहीं हो पॉलिटिकल रहा गोल्स के हैं। सीमा जी, वो भी नहीं हो रहा। कोशिश तो हो रही है, कोशिश तो कर रहे मैं हैं। ये मानती हूँ आपकी बात कि उससे पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश पूरी है कि संस्थाओं को पूरी तरह से बैठा दिया जाए और ये कर दिया जाए। और इसमें मीडिया का, जहां तक, क्योंकि मेरा ताल्लुक है मीडिया से, धीरेन्द्र का ताल्लुक है मीडिया से, जहां मुझे गुस्सा और आता है, जो बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप जो अभी स्वेरिन हुए हैं उनको किया जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत शब्द है सेन वॉशिंग, जिस तरह से ग्रीन वॉशिंग और व्हाइट वॉशिंग होती है, कि आप वो बात कहेंगे नहीं। जैसे हम लोगों ने कहा कि बाहुबली, अब लोग मुमन गुंडों को बाहुबली ही कहते हैं, आप हिंदी चैनल वगैरह को लगा तो कोई गुंडा नहीं बचा, सब बाहुबली हो गए। उसी तरह से सेन वॉशिंग, कि हम कहते हैं नहीं वो तो ऐसे कह रहे हैं, जबकि व्हाट इज क्लियर कि भाई क्या कह रहे हैं भागवत जी, वो तो बिल्कुल अनपील कर रहे हैं भारत को, और इस बात को हमको कहना पड़ेगा। तो ये सेन वॉशिंग थोड़ी कम करनी चाहिए मीडिया सीमा को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मीडिया से अब आप जुड़ी हुई हैं। अगर आप आज YouTube में देखो, अगर प्रधानमंत्री जी को भाषण दे रहे हैं और इनके कोई नेता लोग भाषण दे रहे हैं, आप YouTube में चले जाओ तो जो फुटप्रिंट है बड़े कम है, हाँ, बड़े कम है, लोग ज़्यादा कम कम सुन रहे हो। अगर आप लोग, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो ऐसी बातें करता है, उसके फुटप्रिंट कहीं ज़्यादा हैं। तो आप इस बात को मानोगी कि जो आम जनता है वो समझ चुकी है कि इनका दृष्टिकोण केवल इतना ही है और इनकी सोच केवल इतना है कि हिंदुओं के आधार, हिंदुत्व के आधार पे इनको सत्ता पानी है। और आपने सही कहा पूर्वरंजन जी कि इनको चाहिए, इनको तो केवल 30% वोट, 30% चाहिए वोट, ठीक है ना। तो फिर मेरी बात सही हुई ना कि अगर इनको 30% वोट चाहिए तो हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इतनी यही चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ नहीं, हिंदुत्व तो वही है कि 30% वोट मिल जाए, कि और हिंदुत्व उस 30% वोट से स्थापित हो जाएगा और नहीं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और पूरी उसका शक्ल इस्तेमाल बदल किया देगा जाएगा। भारत तो की। हिंदुत्व दरअसल वही है। हम हिंदुत्व को कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बिल्कुल वही है जो वो कर रहे हैं कि 30% वोट, और 30% वोटों में कुछ और इजाफा 5% का, फिर सत्ता आपके हाथ में है, और फिर आप सारा अपना जितना भी योजना आपकी है उसको लागू कर सकते हैं। तो हम कहते हैं योजना क्या थी, योजना को इन्होंने लागू किया 370, फिर इन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर बना दिया, फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर फिर भी को दो अयोध्या टुकड़े में में हार बांट दिया। गए। तो ये 240 है, लेकिन 240 के बाद जून से लेकर अब तक जितनी हिंसा मुसलमानों के खिलाफ हुई है, ये संख्या में कमजोर हुए हैं और मुसलमानों पर हिंसा में इजाफा हुआ है। इन दोनों बातों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस बीच में ही कम से कम 10 या 12 मुसलमान इस्लामी इमारतों पर इन्होंने दावा पेश कर दिया है। ये इस बीच में हुआ है। अभी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लगने वाला है। लेकिन सीमा जी, एक और मैं आपसे बात करूँ, और आपने ये सब बातें कही कि ये इस्तेमाल करते हैं, जुडिशरी का प्रयास करते हैं, ये पुलिस का,
इलेक्शन कमीशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनको 230 सीटें मिली, इस सब के इस बावजूद सब के मिली बावजूद जी। मिली, तो इस मतलब असलियत है कि इनकी 200 से कम आई। रियलिटी है, बिल्कुल। रियलिटी है। अगर इनकी 200 से कम आई तो हिंदुत्व तो फेल हो गया ना। बिल्कुल। फिर आप कैसे कहते हो कि हिंदुत्व सक्सेसफुल है? जब तक हम इन संस्थाओं के खिलाफ याचिका नहीं डालेंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो तरफदारी करते हैं, जब तक हम वो लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, और अगर हमारे हक में फैसला हो गया, तो ये हिंदुत्व कहीं कहीं के रहेंगे नहीं मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है। चलिए मैं इससे बात छोड़ अलग बात करते हैं। देखिए, ये खुद भागवत जी रोज कहते हैं कि रोज रोज आप ये कहते हो कि भैया मंदिर को बनाना है और मस्जिद गिरानी है, ये गलत बात है। ये खुद कहते हैं, ठीक है, रोज मेरे पास बयान है उनके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान तो एक डाइवर्स देश है, हिंदुस्तान एक डाइवर्स देश है, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हालांकि जो भी यहाँ पैदा हुआ वो हिंदू है, ये भी बात साथ में कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी जो इनका सिस्टम है, बट छोड़िए इसको। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या आरएसएस आज एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई? बिल्कुल, और इसी गारंटी पे कि वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जो कि बाला साहब देवरस ने शायद राइटिंग में या इसका पूरा आश्वासन दिया गया था भारत सरकार को इन पर जब बैन लगा था उसको लिफ्ट होने के पहले, उसका ये उल्लंघन है। अगर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? वह हो सकता है वो डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी तो अवार्डली उन्हीं की एक संस्था है, उन्हीं की एक विंग है, उनकी तमाम विंग्स हैं। एबीवीपी का तो एस्टैब्लिशमेंट 1948 में हो गया था। मंत्रालय में इनका आरएसएस का बंदा बैठा होता है, और आरएसएस के दफ्तर जाकर सारे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रालय के लोग जाके उनको बयान देते हैं, वो पूरी अपनी उनको पेश करते हैं अपनी चीजें कि हमने ये किया, ये नहीं किया। नागपुर में भी वो बातचीत होती है। तो इसमें तो शायद धीरे धीरे की भी स्टोरी थी कि जो एक आरएसएस और सरकार का जो संतुलन है वो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि मोदी जी डज हिज ओन थिंग समटाइम्स। लेकिन वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो बात बिल्कुल सही ही है वीरेंद्र राजनीतिक जी कि ये राजनीतिक, बिल्कुल राजनीति में एकदम जुड़े हुए हैं। इनका कोई समाज प्रति जो ये चाहते हैं बदलाव हो, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये राजनीति से शुरू से जुड़े हुए थे, कभी भी अलग नहीं हुए थे। अच्छा, बस ये है कि इनका जो राजनीति का समझदारी है वो नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो समझदारी थी। इनकी समझदारी एक जगह पे रिफ्लेक्ट हुआ था। एक डायरी जो सीज किया गया था गांधी असैसिनेशन के बाद नागपुर हेडक्वार्टर से, जिसमें देवरस कुछ प्रमुख आरएसएस के लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई गुरुजी जब बोलते हैं कि हम ए पॉलिटिकल है, मतलब पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? तो वहां पे देवरस बतलाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से कोशिश करके संघ को इतना विस्तार करना है कि जब एक कॉल देने पे, गुरुजी के एक कॉल पे हम पावर सीज कर लें। हाँ, ये समझदारी जो है राजनीति का, ये समझदारी पॉलिटिकल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। ये समझदारी इनका आज भी थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेकिन मौजूद है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बनिए, बिल्कुल, तब आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो भी नियम कानून है उसके अंदर आप रेगुलेट होंगे। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन आप बाहर से पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। ये बात सही है। तो इनकी जो पॉलिटिक्स में रहे हैं थ्रू आउट, नंबर 1। नंबर 2 कि पॉलिटिक्स की Behind the इनकी scenes politics समझदारी भी जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो तो बात सही है, वो तो साफ सही है। अच्छा, ये बताइए, चलिए एक और मुद्दे पे आते हैं। पर हिंदुस्तान में आपको मालूम है जितना जो स्ट्रैटिफाइड कास्ट सिस्टम है, इतना ज़्यादा स्ट्रैटिफाइड है कि हिंदू तो हर जगह है ना, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, SC ST भी, हिंदू तो है ना। लेकिन कास्ट सिस्टम इतने बटा हुआ है, तो ये सबको इकट्ठा कैसे करेंगे? आपको इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में हारे, तो ये इकट्ठा कैसे करेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समझ ये बनी थी जो 90 के दशक में बनी। बाबरी मस्जिद
के विध्वंस के बाद और उसके पहले कि सामाजिक न्याय की राजनीति पराजित कर देगी हिंदुत्व को, और उसमें एक समीकरण बनाया गया कि यह दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और मुसलमान गठजोड़ होगा और वो हरा देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय को सर के बल खड़ा कर दिया, और सर के बल उसने खड़ा किया इस जाति विभाजन का इस्तेमाल करके। तो उसने जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें जो अलग अलग विभाजन है Most उनको backward. बड़ी पिछड़ी जाति के खिलाफ खड़ा करके हिंदुत्व के दायरे में वो ले आए। करेक्ट। तो ये पेश क्या करते हैं, ये पेश करते हैं आप छोटी छोटी जातियां हैं, आपको एक छाता हम दे रहे हैं हिंदुत्व का, आप उसके नीचे आ जाइए, और एक बड़ी जाति है वो यादव हो या जाट हो, उसके खिलाफ आप हमारे साथ आइए। सही बात। और यह रणनीति उन्होंने बिहार में भी चलाने की कोशिश की, अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुए, लेकिन वहाँ काफ़ी हद तक वो प्रयोग चल रहा है उनका, और उनका समझौता छोटी छोटी जातियों के नेताओं से हो चुका है। करेक्ट। उत्तर प्रदेश में भी यही रणनीति है, हरियाणा में भी यही Correct, रणनीति है, हर जगह अभी यही है। पंजाब में हाँ, और यह बात तो खुद अंबेडकर ने कही थी कि अगर दलित कभी भी हिंदू बनेंगे तो उसके लिए उनके सामने मुसलमान को खड़ा कीजिए। ठीक, आप मुसलमान खड़ा कीजिए, आप किसी को भी हिंदू में तब्दील कर दे सकते हैं। और वो हिंदू कौन है? जिसकी परिभाषा है कि वह मुसलमान के खिलाफ है। तो इस तरह एक दलित भी हिंदू हो सकता है, उसको मुसलमान के खिलाफ आप खड़ा करें। त्रिलोकपुरी में जो हिंसा हुई थी 2013 या 15 में, उस हिंसा में दलितों ने हिस्सा लिया था। बहुत जगह हिंसा में दलित हिस्सा लेते हैं, वाल्मीकि हिस्सा लेते हैं। गुजरात के हिस्सा में झारा आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, कोई ब्राह्मण हिस्सा नहीं ले रहे थे उस तरह से मारकाट में। आप रेवती लाल की किताब पढ़ें, एनाटॉमी ऑफ हेट, उस किताब में वो इंटरव्यू करती हैं और उनके ब्यौरे लिखती हैं। तो हमारी जो पहले आसान समझ थी कि जो दलित जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं ये असंभव कर देंगे हिंदुत्व को, यह समझ गलत साबित हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको गलत साबित किया है। इसलिए उस भुलावे में हमें नहीं रहना चाहिए, वह भुलावा है पूरी तरह से। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया है कि जो अति पिछड़े हैं उनको अपनी तरफ कर लो, और बट उसमें क्या होगा कि आपस में विद इन द कास्ट इटसेल्फ इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, एक बहुत दिलचस्प चीज़ है जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था में हर किसी को अपनी औकात मालूम है। मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है। मेरे नीचे कोई है, मैं उसको दबा सकता हूँ, मेरे ऊपर जो है वो मुझे दबाएगा। हर कोई अपनी औकात में रहता है। यह संतुलन जाति व्यवस्था का संतुलन है, और यह अब तक नहीं बिगड़ा है। जनतांत्रिक राजनीति ने एक वादा किया है कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो अगर आप उसे पूरा कर देते हैं, और अगर आप पिछले 20 सालों के 30 सालों के राजनीतिक परिवर्तन को देखें जिसमें आप रहे हैं खुद, तो अंततः हम क्या करते हैं? हम मोल तोल करते हैं कि एक तुम्हारा आदमी आ जाएगा, तो एक छोटी जाति है उसका एक प्रतिनिधि होता है, उससे मोल तोल होता है, वो आ जाता है। इस प्रकार एक संतुलन बैठाया जाता है। तो हर किसी, आप जिस विभेद की बात कर रहे हैं, जिस कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, वह कन्फ्लिक्ट जाति व्यवस्था के चलते ही मैनेज्ड रहेगा। आई डोंट नो, ये आप इससे सहमत हैं व्यवस्थित सीमा रहेगा। जी? मुझे लगता है कि जो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ये वास्तविकता, ये सही है कि ये हो रहा है, लेकिन इसकी काट जो है वो पॉलिटिकल ही होगी। मतलब एक पॉलिटिकल समझ, आपको एक आइडियोलॉजिकल, जिसको कहते हैं डीप कैंपेनिंग, आपको एक समझ बैठानी पड़ेगी बिल्कुल इस जाति व्यवस्था के ही खिलाफ। मतलब हम जाति व्यवस्था का सहारा तो आप लेकर समझते हो कि इसको नहीं डिफीट कर सकते। आप समझते हो वो जो लोग इस स्थिति में हैं वो समझते नहीं हैं? आप समझते हिंदुस्तान सब के लोग हैं, लेकिन- हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं इतने जी। बेवकूफ हैं कि वो मैं बात नहीं बिल्कुल समझते। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। वो लोग अब, लेकिन हर व्यक्ति, खासतौर पे जो जिस तरह के नेताओं को साथ लाया जा रहा है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट, उनका प्रोजेक्शन अपने बारे में वो कुछ अलग होता ये है। समझ उनका गए हैं कि conceptual- एक आदमी को रिजर्वेशन मिल जाएगी तो फिर उस जाति का सुधार नहीं होगा merely by that representation। ये ठीक है आपकी बात। लेकिन रिप्रेजेंटेशन से बहुत उसको इज्जत मिलती है, उसकी जो सेल्फ बिलीफ है वो बढ़ती है। लेकिन मैं इस बात से भी इत्तेफाक कर रखती हूँ कि एक लिमिटेशन होती है उस हाँ, पूरी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बिल्कुल, की, बिल्कुल। वो होती वो है। कुछ दिनों के लेकिन- लिए चल हाँ, सकता है। लेकिन उसका काउंटर ये नहीं हो सकता कि हम जैसा ये कह रहे हैं कि हम बस सोचें कि भाई अब देखिए बहुत सारी जातियां हैं इसलिए बीजेपी सक्सीड नहीं करेगी। उसका नहीं। काउंटर एक टफ पॉलिटिकल कैंपेन, जब हमको उठना पड़ेगा उस जाति पॉलिटिक्स मैं ये से और सवाल- एक गुड पॉलिटिक्स कंडक्ट मैं करने। सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि अगर इसी कन्विक्शन में रहे कि ये तो
हमेशा ऐसा करके सक्सीड नहीं, नहीं, करेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं, मेरी- तो वो ये नहीं कह रहे। मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से गलत होगा। नहीं, ठीक है, ये प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी बेसमझ नहीं है। आई थिंक ये शायद नहीं, समझा ये रहे थे हम नहीं कह अपूर्वा रहे कि हैं। क्या आप हम कर रहे उनकी हैं। रणनीति को समझने समझने की की बात वो कर हम रहे समझ हैं। रहे हैं। देखिए, 90 के दशक में हम एक इक्वेशन बनाया गया, इस तरह आपने पोस्टपोन किया, लेकिन वो आखिरी नहीं था। जो किया और जो खतरनाक हुआ और जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स ने किया, उसने कास्ट को एक अंतिम कैटेगरी बना दिया जो हमेशा रहेगी, जिसमें ही मोबिलाइजेशन होगा, डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन होगा। हमें उससे आगे जाने की जरूरत है। जैसे वो हिंदुत्व का विजन पेश कर रहे हैं, हमें एक बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश करना पड़ेगा। मैं वो कह रहा हूं, और वो कन्विक्शन के साथ पेश करना पड़ेगा। वो बात वो सही है। नहीं किया जा रहा है। अगर हम यूटिलिटेरियन तरीके से सिर्फ जाति की बात करते रहेंगे तो वो यूटिलिटेरियन है और वो अपील नहीं नहीं, मैं करेगा। आपसे बात सहमत हूँ मैं आपसे। मैं मेरा सीमित, मैं जो कहना चाहता हूं वो सीमित तर्क किया है कि हम उन और तब आप बार बार हारेंगे, तो फिर भी ये क्योंकि उसमें मनुस्मृति वो की- जीतेंगे। पूर्वानंद जी, बात तो ये मनुस्मृति की करते हैं, तो अगर मनुस्मृति अगर लागू होगी तो फिर ये कास्ट सिस्टम कैसे रहेगा? यही तो बात है। हाँ। देखिए, हिंदुत्व जो है वो ब्राह्मणिज्म का पॉलिटिकल बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन है। ये लोग इस बात को बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर से लेकिन ब्राह्मणिस्ट, लागू तो करते हैं हर जगह। हाँ, लेकिन बोल नहीं सकते, ये बोलेंगे हिंदू। हम्म, लेकिन ये बेसिकली ब्राह्मणिस्ट हैं, और उनका संख्या correct। बहुत नहीं होता है समाज में। बाकी लोगों के लिए ये एलियन बॉडीज हैं, वायरसेस, इंफीरियर है, और- बाकी सब तो इंफीरियर। और वो जो स्पेस है, जहां तक मतलब उस स्पेस को जीतने के लिए ये बहुत तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्राह्मणिज्म के बाहर का जो स्पेस है, उन हथकंडों का काउंटर क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा, और जिस दिन काउंटर उनके पास होगा उस दिन ये बाहर होंगे सत्ता से। बाहर होंगे सत्ता से। बाहर होंगे बशर्ते कि जैसा मैंने कहा कि आप एक वैकल्पिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के सामने पेश कर सकें, और खुद आपका कन्विक्शन उस बड़े विजन में हो, उस कन्विक्शन के साथ आप खड़े हों, और यूटिलिटेरियन तरीके से आप ये कोशिश ना करें कि आप ये गठजोड़ करके हम किसी तरह से काम चला लेंगे, फिर हम हमेशा हारते हमारा एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन होना चाहिए। हाँ, मैं इसी बात में, क्योंकि कई लोगों को ये मानना है कि देखिए, हम नौकरी की बात करें, हम जॉब्स की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें, जो आपको करनी चाहिए, लेकिन वो एक इस तरह के हिंदुत्व हाई नून में वो नाकाफी है। आपको उसके साथ एक बात करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी के बारे में, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, और इंडिया का जो, और उसको गर्व से कहना पड़ेगा। तो हम सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल ना करें, हम प्लूरल ना कहें, हम इससे अब बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप उस तरफ अगर एक आइडेंटिटी की अपील को कर रहे हैं, सिर्फ इस तरह की बातें करने से वो अब वो हटने नहीं वाला है उसका। वो अगर आपको बात असर्ट करनी है तो आपको एक बुनियादी रूप से एक बड़े आइडिया की बात करनी आइडिया होगी, क्या अपने है? इंडिया की जो बात करनी सही होगी। है वो सही जो है, सही यही है, तो जो आइडिया plural है। जिसमें हर जो व्यक्ति की गलत है वो आजादी, गलत है, वो बिल्कुल, सही है। और बिल्कुल, you'll have to पॉलिटिकल tolerate पार्टीज it. को ये क्षमता होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, वो पब्लिकली कहें। लेकिन आज के दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहने को तैयार ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा ये वोट बैंक चले जाएगा। कुछ तो नहीं, कह लेकिन रहे हैं, जो बात कुछ तो कह कहनी रहे हैं। पड़ेगी आपको, आखिर डेमोक्रेसी का, ये जमहूरियत का वादा क्या है? जमहूरियत का वादा ये है कि वो एक वाहिद शख्स को उसके तौर पे पहचानेगी, बिल्कुल, लेकिन आप उसको उसके ओरिजिन से पहचानना चाहते हैं। बिल्कुल। आप हमेशा उसके दादा परदादा उसके क्या हाँ, परदादा बिल्कुल। क्या थे, नाना क्या थे, तो और इससे नाना दादा ने क्या किया, क्या उसकी किया? पनिशमेंट आप हम लोगों को दे रहे, इधर जो लोगों भी को हो, दे रहे। मैं कह रहा हूँ, मेरी पहचान, मेरी वक़्त मुझे मिलनी चाहिए एज इज्जत। अ सिटीजन, तो एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, दैट्स राइट, तो माय ओरिजिन डजंट डिफाइन मी। करेक्ट। जो भी ओरिजिन है वो मुझे डिफाइन नहीं करता है। यह बात जब तक हम नहीं करना शुरू करेंगे पॉलिटिकल लैंग्वेज में, तब तक हम आगे नहीं जा बट सकते ये हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है धीरेन्द्र। ये लेकिन हम तो नहीं कहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन हम कहती है जो माय ओनली स्टेटस हिंदुत्व इन को- लाइफ इज हम माय जो- सिटीजनशिप। हम जो हिंदुत्व की काट करना चाहते हैं, हम भी ओरिजिन में जाते हैं, और हम भी ओरिजिन में जाकर उसकी काट करना देखिए, चाहते हैं। इसमें वो नहीं और होगा। इसमें नहीं, इसमें थोड़ा केयरफुली इसको नुआंस करना होगा, क्योंकि कई दफा कई लोगों का ओरिजिन उनकी डीप बैकवर्डनेस का एक
का एक कारण है, उसमें तो वो आपको तो जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली You रिकॉग्नाइज्ड think- है। वो Article दूसरा मस- वो दूसरे- वो दूसरे- Article 15 and 16 4 की जो बात है, that you have to recognize, मतलब तो I don't think हम identity से पूरी तरह that's से a different thing. correct. It has to be done with that in that But वसीम that way. in promise that I'll be promise. recognized as an individual. Sure, sure. So my rights as an individual. और दूसरे कि अगर आप मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक मुसलमान के रूप में भी, या एक हिंदू के रूप में भी, या एक सिख के रूप में भी, तो उस रूप में भी मेरी इज्जत रहनी चाहिए. Also, that doesn't preclude So- my being an Indian. Yeah, so many I group think to just make identity- that No, big no, argument, we at have least to. Fundamentally, I am a citizen of this country. Correct. And as a citizen, जो मेरे अधिकार हैं वो संविधान ने मुझे दिए हैं. वो अधिकारों, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना चाहिए कि ये एक सिटीजन है, इसके अधिकार हैं, संविधान इनको अधिकार देता है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे. Bilkul, and also what I eat, who I marry, who I love, what language I has nothing to do with speak, my citizenship. gender has, and that has to be stated time and time again. By in the every simplest political of party. languages. Correct. And but I think all citizens, I think citizens of India will have to stop kind of outsourcing this job to political parties also. We're at that stage of kind of suppression of rights that we'll have वो to तो take it. सीबीआई पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी, पुलिसमैन पहुंच जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, फिर आजकल मेरे तो पास बड़े आना फर्जी पड़ेगा, scams भी हो फिर मैं रहे हैं, केस कपिल। लड़ूंगा, वो साल बीत जाएंगे, वो बेचारा बाहर नहीं आएगा, वो कहेगा कि यार उनकी फैमिली कहेगी छोड़ो यार, इनके साथ ही चलो, इनको वोट दे दो. आपने सीबीआई ईडी के पहुंचने की बात की, असलियत तो ये है ना. आपने सीबीआई ईडी की पहुंचने की बात की, मुझे तो लगता है इतना लोग बिलीव करते हैं कि सीबीआई और ईडी आ जाएगी, that so many of these cyber frauds are happening for that reason. Of course. That people think that oh, it must be the CBI or must the be central true. agency, it must be true. It's actually a shining indictment of this government that so much of fraud is being believed by intelligent citizens. क्योंकि By लोग ये digital- मानते हैं कि क्योंकि सरकार लोग fraud मानते हैं कर कि सकती है. सरकार कर सकती है इस तरह आपके का साथ बेझिझक किसी आपको एक आखिरी सवाल, ये जो Final सवाल। आरएसएस में है, इनमें महिलाएं इनमें क्यों नहीं शामिल होती? वो तो बहुत क्लियर है इनका. आई डोंट थिंक women form a part of that contract. ये There is तो some उन्होंने Durga कहा, Vahini इन्होंने happening. कहा कि भैया, जो भागवत जी ने कहा कि हमारा जो मर्द का काम है वो है पैसा कमाना, और औरतों और को जो वही करना औरतों चाहिए। का काम है को घर में काम करना, और जिस दिन वो औरत कही मैं घर में काम नहीं करूंगी तो उसको छोड़ देना चाहिए. ये तो भागवत जी का कहना है. हाँ साहब, ये तो इनकी राय, बट इसमें तो सारी इस तरह की जो फिलोसफीज हैं जो कि पूरा इस तरह की ब्लड लाइन और इस तरह की बात करती हैं एक्सक्लूजनरी, उनका तो कंट्रोलिंग विमेन, कंट्रोलिंग द वूम्स ऑफ विमेन इज अ प्राइमरी बिजनेस. तो इसमें तो देयर So आर therefore control is their ideology. Control is ideology. Right? And in that And you show decontrol some- should be our philosophy. Decontrol has to be at the heart of liberating the Indian Republic. So let's all get together and have more programs like this to liberate India from the attempt to control India. Thank you very much. Thank you.